हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के इस लेक्चर 3 में देखेंगे कि जो ये मूल मात्रक होते हैं उन मूल मात्रकों में उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसी को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। चूँकि जो भी मूल मात्रकों की परिभाषाएं दी गई हैं वह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, अर्थात जो वैज्ञानिकों ने परिभाषा बना दिया है उसी पर ही आधारित है। कुछ परिभाषाओं में सीधे संख्यात्मक रूप का उपयोग किया गया है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमने परिभाषाओं को जितने भी हैं सबको लिख लिया है और ये आपका जो है जितनी भी परिभाषा दी गई है ये इसका वैज्ञानिक रूप में ही है। अर्थात संख्या को हम लोग जैसे यहाँ पर आप संख्या देख पा रहे हैं, इसमें आप संख्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप संख्या देख पा रहे हैं, तो मतलब परिभाषाओं में संख्याएं उपयोग हुई हैं और इन संख्याओं को किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए हमने परिभाषाओं को पहले से ही लिख दिया है। तो ये संख्याएं आपको याद करनी पड़ेंगी कि हाँ ये चीज़ इसके लिए इतनी संख्या उपयोग की गई है, तो इसीलिए परिभाषाओं को हमने पहले से लिख लिया है। बाकी आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, यही इतने पर ही लेक्चर आपका समाप्त नहीं होगा, और भी हेडिंग आएगा। जैसे आपका है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, तो वो सभी टॉपिक जो है समझने वाली है और उन सभी को हम लोग समझ करके खुद की परिभाषा को बना सकते हैं। खुद की परिभाषा मतलब जो उनका लैंग्वेज है उसे चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। संख्याएं फिक्स हैं, इसलिए इनका परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने परिभाषाओं को लिख लिया है और यहाँ पर ये इसलिए भी लिखा है जिससे समय थोड़ा सा कम लगे, जो वीडियो हो या लेक्चर जो है ये बहुत लंबा नहीं जाए। चलिए, तो आप जानते हैं कि मूल राशियों के बारे में पिछले लेक्चर में हमने मूल राशियों के बारे में बताया था कि वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं, उन्हीं को मूल राशियां कहा गया। और जो मूल राशियां आई हुई थीं उन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं को मूल मात्रक भी कहा जाता है। अब ये भी आपको बताया गया था अंतिम में कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है और उसी के साथ ही साथ में जो मूल मात्रकों की संख्या है वह भी 7 होती है। और हमने 2 कॉलम बनाया था, एक तरफ मूल राशियां आपको बताएं, एक तरफ मूल मात्रक बताए हैं, और उसी की अगली कड़ी वही है जो मूल मात्रकों की परिभाषा यहाँ पर बताई जाएगी। चलिए, तो एक एक को हम लोग जानते चलेंगे। यहाँ लिया है पहला मीटर, और ये जो मीटर है आपको बताया गया था ये लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई के मात्रक जो है मीटर, इसकी परिभाषा बनी है कि 1 मीटर वह दूरी होती है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये संख्या इतनी बड़ी सी दी है 29, 97, 29, इसके बाद में है आपका 45, 8, अर्थात इस संख्या को आपको याद करना पड़ेगा। इतने वे भाग में तय करता है। कहने का मतलब है कि यदि आप 1 सेकंड में भाग दे दीजिए इस संख्या से, जो मान आएगा उतने वे सेकंड में जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी अथवा चली गई दूरी होगी वही दूरी 1 मीटर कहलाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लगभग ये उसी के ही बराबर है। ये लगभग आप जब काउंट करेंगे 3 × 10⁸, तो ऐसी स्थिति में 3 के बाद में आपको 8 जीरो रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो आप रखे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे 2 के बाद में यहाँ पर 8 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
अर्थात ये आपका जो है 30 करोड़ की बात कर रहा है। तो यहाँ भी 29 करोड़ 97 लाख 29,458 दिया है। तो 29 करोड़ 97 लाख है, इसका मतलब लगभग वो 30 करोड़ के बराबर ही है, लगभग में पूर्णतया नहीं माना जाएगा। तो यही चीज ये कह रहा है, 1 सेकंड में आप जब इससे भाग देंगे जो मान मिलेगा, उस मान में जब प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा उतने सेकंड में वही आपका तय किया गया जो दूरी होगा वही 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपको संख्या याद होनी चाहिए, 29 करोड़ 97 लाख 29,458 दिया गया है। अब ये भी आपको यहाँ पर बताया गया, लंबाई का बड़ा मात्रक जो होता है वह प्रकाश वर्ष, और ये जो प्रकाश वर्ष है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है, या फिर जो तय की गई दूरी होगी उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से आप समझिए कि जो आपका निर्वात का स्थान है वहां पर प्रकाश जितना दूरी तय करेगा 1 वर्ष में अर्थात 365 दिनों में, वह जो 365 दिनों में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होगी उसी दूरी को जो है कहा जाएगा प्रकाश वर्ष। चलिए यहाँ पर हमने जगह बनाया है व्याख्या के लिए, यहाँ पर ये आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एक प्रकाश वर्ष में कितने दूरी या एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी के बराबर होगा, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर ये आपका जो है प्रकाश वर्ष पूछ रहा है। अब इसमें आप ऐसे देखेंगे तो प्रकाश वर्ष ही दूरी है, और दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय, और चाल की जहां तक बात आएगी तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो आपका हो गया है दूरी, क्योंकि दूरी निकालना, दूरी बराबर चाल गुणे में समय का सूत्र उपयोग करने चल रहे हैं। चलिए इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में जान लें। सूत्र आपको बता दिया जाए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, चाल गुणे समय। अभी ये व्याख्या आपका चल रहा है ये मीटर के लिए, अर्थात उसी का ही चल रहा है। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाता है। अब आप देखेंगे जो ये निर्वात में 1 साल में या 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश वर्ष बराबर चाल, चाल ये लिया जाएगा जो निर्वात में चली गई दूरी है प्रकाश के द्वारा या चाल है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे समय की बात कर रहा है। समय लिया जाएगा 365 दिनों का, 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इतने से आप जब गुणा कराएंगे आपको मिलेगा 9.46 गुणे में 10 के पावर 15। हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा, अर्थात 9.46 गुणे 10 के पावर 15 ये आपका मीटर में आएगा। 9.46 है, अर्थात यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये 10 के बराबर है, पूर्णतया नहीं बराबर है, ये लगभग में बराबर है, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 के पावर 16 मीटर लगभग। तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से नोट्स को बनाएंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मूल मात्रकों की परिभाषाएं, इसके बाद में आप मीटर जो है इसकी परिभाषा को लिख लें। फिर आप यहाँ पर जब आप लिखेंगे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है तो आप प्रकाश वर्ष की पहले परिभाषा लिख लें। और आपको हमने बता दिया है परिभाषा होता क्या है कि निर्वात में
प्रकाश के द्वारा 365 दिन अर्थात एक वर्ष में तय की गई जो कुल दूरी होती है उसी कुल दूरी को ही कहा जाएगा प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, अर्थात एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर या कितने किलोमीटर, यहाँ पर बना भी सकते हैं किलोमीटर में, बस 3 पावर यहाँ से कम कर देना है। कितने मीटर दूरी के बराबर होगा, तो यही मान हम लोग निकालेंगे। और निकालने के लिए आप पहले यहाँ पर देख लें, दूरी बराबर चाल गुणे समय का उपयोग हुआ है, फिर प्रकाश वर्ष यही आपका दूरी ही है, और यहाँ चाल की बात है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8। इसके बाद समय की बात है 365 दिनों का, तो 365 दिन गुणे एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे गुणा करा दिए, और एक घंटे में 60 मिनट 60 से गुणा कराए, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 से गुणा करा दिए। अब आप इसका कहीं अलग से गुणा कराइएगा, हमने गुणा करा के पहले से ही पता करके रखा है, तो इसका मान मिलेगा 9.46 गुणे 10 के पावर 15, और इसको 9.46 को लगभग 10 कहेंगे, और 10 का गुणा 10 के पावर 15 में कराएंगे, आएगा 10 के पावर 16 मीटर लगभग हो जाएगा। तो ये आपका जो है मीटर के बारे में बताया गया। अब इसके बाद में आप चले किलोग्राम को देखें। चलिए अब आप देख लीजिए किलोग्राम क्या है, जिसकी भी व्याख्या करने के लिए जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, उसको हम यहाँ पर आपको बता देंगे, इसीलिए हमने जगह को छोड़ करके रखा है। चलिए दूसरा दिया है यहाँ पर किलोग्राम के बारे में। पेरिस में, पेरिस शहर आप जानते ही हैं, पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम, ये नाम है एक धातु का। प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। अर्थात पेरिस एक जगह है जहां पर एक प्लेटिनम इरिडियम नाम का धातु है या विशेष एक धातु है, उसी का एक टुकड़ा तोड़ करके रखा गया है, और उसी को यह मान लिया गया है कि उसका जो वजन होगा या उसका जो मान होगा वह 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। और उसी टुकड़े के बराबर ही जितने भी आप देखते हैं, जैसे जो व्यक्ति दुकान वाला रहता है वो भी सामान को तौलने के लिए जो है 1 किलोग्राम का ऐसे बड़ा सा लोहे का बना हुआ बाट रखता है, और उसका जो वजन लिया गया है वह इसी जो ये पेरिस में रखा गया प्लेटिनम इरिडियम है, उसी धातु के टुकड़े का जो मान या द्रव्यमान है उसी के बराबर ही लिया जाता है। अर्थात 1 किलोग्राम की वस्तु को चाहे आप पेरिस में तौल करके देखें, चाहे आप भारत में तौल करके देखें, दोनों की मात्राओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, बस वह नाप और तौल ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। तो इस आधार पर आप ये पाएंगे कि जो वहां पर मापन है वही मापन यहाँ पर भी हो रहा है। चलिए एक परिभाषा ये आप जान पाए कि जो आपका पेरिस शहर है, पेरिस शहर में एक धातु है प्लेटिनम इरिडियम, उसी टुकड़े का जो एक भाग है, एक टुकड़े का मतलब है एक भाग का जो मान है वह 1 किलोग्राम माना गया है, जो द्रव्यमान है वह 1 किलोग्राम माना गया है। चलिए एक परिभाषा और आपके लिए बनाए हैं। 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अर्थात आप 1 लीटर जो है जल लीजिए, 1 लीटर जो आप जल लेंगे उसे 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए। आपका और भी इजी है कि आप 1 लीटर जल लीजिए और 4 डिग्री सेल्सियस तक उसे आप गर्म कर दीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद जो ये 1 लीटर जल है उसका जो द्रव्यमान होगा वह जो है 1 किलोग्राम के बराबर होगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, और इसके आधार पर भी आप किसी भी बाट को मतलब 1 किलो, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम आप उसको तुरंत ही बना सकते हैं। ये आपका 2 चीजें क्लियर हो गई। किलोग्राम की परिभाषा के लिए क्या बताया गया कि एक जो पेरिस शहर है वहां पर प्लेटिनम इरिडियम एक विशेष प्रकार का जो है धातु है,
या फिर विशेष प्रकार का एक आपका वस्तु है जिसका एक टुकड़ा तोड़ करके रखा गया है और उसी टुकड़े का जो द्रव्यमान है उसे ही 1 किलोग्राम कहा गया। या फिर आप ये कहेंगे कि जब किसी जल को, जो कि जल की मात्रा, या जब आप ऐसे कहें कि जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस जल का जो द्रव्यमान पाया जाता है वह द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम के बराबर हो जाता है। चलिए 2 हो गया। तीसरा नंबर आप देखें, सेकंड के बारे में बताया जा रहा है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु इतनी बार कंपन करता है। अब आप इस संख्या को एकदम से याद कर लें। जैसे आपको यहाँ अभी बताया गया 29, 97, उसके बाद 29, फिर आपका है 458। ये संख्या आपको याद करनी पड़ेगी तब जा करके याद होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ये देख पा रहे हैं 1 सेकंड के लिए वह समय माना गया है जिसमें एक परमाणु की घड़ी होती है, उसमें सीजियम लगा होता है और वह जो परमाणु घड़ी है उसमें सीजियम 133 है। 133 का जो परमाणु है वह इतनी बार कंपन कर लेता है, अर्थात जब सीजियम परमाणु उस परमाणु घड़ी में इतनी बार कंपन कर लेगा और इतनी बार कंपन करने में लिया गया जो समय है वही आपका जो है 1 सेकंड के बराबर माना जाएगा। अब आप उस संख्या को देखें, आखिर वो क्या चीज कह रहा है। संख्या को ध्यान से देखें क्योंकि संख्या यहां पर याद करना बहुत जरूरी है। अब ये स्थिति तो परिभाषा हो गया, इसका एक परिभाषा और देना चाहेंगे और जो अगली परिभाषा है उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखें, लिखा है किसी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है, जैसा कि दोपहर का समय हो गया या किसी भी स्थान की बात किया जाए तो उस समय में जो सूर्य है वह अपने सबसे अधिकतम ऊंचाई की ओर रहता है तो उसे माध्याह्न कहते हैं। माध्याह्न को दोपहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन आपको बताया गया कि जब किसी भी स्थान पर सूर्य अपने सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो ऐसी स्थिति में वह कहलाता है माध्याह्न। एक से अगले माध्याह्न, जैसे अभी आपका मतलब है जैसे अगले दिन दोपहर के समय से लेकर के उसके अगले दिन के दोपहर के समय में जो भी ये समय पाया जाता है उसे सौर दिवस कहते हैं। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जब भी आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सौर आपका दिवस क्या कहलाएगा तो इसके लिए आप ये कहेंगे कि मान लीजिए पहले दिन का माध्याह्न और दूसरे दिन का माध्याह्न, तो पहले दिन के माध्याह्न से लेकर के दूसरे दिन के माध्याह्न तक का जो ये समय होगा वही आपका एक सौर दिवस के बराबर हो जाता है। तो 2 परिभाषाएं यहाँ क्लियर हो गई। एक आपका माध्याह्न क्या कहलाता है और एक आपका यहाँ क्लियर हो गया सौर दिवस किसे कहते हैं। फिर से आप दोहराइए, माध्याह्न क्या है कि जब सूर्य अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब उस समय को कहा जाता है माध्याह्न। और यदि जैसे आज के दिन की बात किया जाए, यदि आज के दिन में दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिकतम ऊंचाई पर था तो ये माध्याह्न का समय, और अगले दिन के माध्याह्न अर्थात अगले दिन जब सूर्य सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो वो माध्याह्न का समय, उनके बीच का जो अंतर है मतलब आज के माध्याह्न से लेकर के दूसरे दिन के माध्याह्न के बीच में जो समय पाया जाएगा वही समय सौर दिवस कहलाता है। पृथ्वी एक सौर दिवस में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है और एक सौर दिवस का मतलब है यहाँ पर कहने से 24 घंटे, अर्थात जो ये पृथ्वी है अपनी धुरी अपने अक्ष पर एक सौर दिवस में अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर जो है वह पूरा कर लेती है। अब यहाँ आपको देखना एक सौर दिवस में कितने सेकंड होते हैं। दिवस की बात कर रहा तो एक दिन में 24 घंटे
और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड कुल गुणा कराएंगे तो 86,400 सेकेंड आएगा। ये एक सौर दिवस में सेकंड की संख्या है। या फिर 24 घंटे में कितना सेकंड होता है वह आप पा गए हैं, मान कितना 86,400 सेकंड। अब इसके बाद दूसरी परिभाषा बनाई गई है कि 1 सेकंड आखिर किसके बराबर होता है। 1/86,400 और माध्य सौर दिवस। चलिए एक शब्द और आया, सौर दिवस तो आप जान गए, माध्य सौर दिवस की बात कर रहा है। और ये आप जान लीजिए, जब भी माध्य निकालने की बात कहा जाए तो इसका मतलब है जितने भी सौर दिवस होंगे उन सभी को जोड़ लिया जाएगा और जोड़ने के बाद में 365.24 ये भी संख्या आपकी फिक्स है, इससे भाग दे दिया जाएगा। इसके बाद जो मान मिलेगा वह कहलाएगा माध्य सौर दिवस। अर्थात सभी सौर दिवसों को जोड़ने के बाद आप उसमें 365.24 से भाग दे दीजिए, जो मान मिलेगा वही कहलाएगा माध्य सौर दिवस। अब यहां पर देखिए परिभाषा बनी है, माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। अर्थात 1 सेकंड मान कब मिलेगा, जब आप 1 में या फिर जो ये माध्य सौर दिवस आएगा उसमें आप भाग दे दीजिए 86,400 से, जो मान आएगा वही 1 सेकंड कहलाएगा। चलिए तो यह आपका तीसरा हो गया। अब इसके बाद में आपको जानना है एम्पियर के बारे में। और एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। और यह जो विद्युत धारा है इसके बारे में जो अधिक से अधिक व्याख्या है वह किया था एम्पियर ने, इसीलिए उनके नाम को सम्मान देने के लिए या फिर आप कहें अमर बनाने के लिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बना दिया गया है। चलिए तो एम्पियर क्या है आप ध्यान से देखें। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, अर्थात 1 एम्पियर जो है ये धारा की मात्रा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो आप इसे अभी समझ नहीं पाए होंगे, ध्यान से केवल बातों को यहाँ पर समझिए। सेंटेंस को भी देखते चलेंगे और इसी के अनुसार आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए 1 एम्पियर कह रहा है विद्युत धारा की मात्रा 1 है, अर्थात विद्युत धारा किसी तार में से होकर के जो बह रही है वह मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। लेकिन कब होगा उसके लिए स्थिति आप जानिए। 2 तार आप ले लीजिए और दोनों तार जो हैं ये अनंत लंबाई के हों। अब यहीं से सेंटेंस को ले रहे हैं, कहा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के। हमने 2 तार लिया है और दोनों तार जो हैं ये सीधे हैं और इनकी लंबाई हमने निश्चित नहीं किया है, ये अनंत लंबाई के हैं। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो ये दूरी है दोनों के, यह 1 मीटर कहा गया। अब आप पहली लाइन को क्लियर कर पाए होंगे। मान लिया जाए ये तार आपका AB है और ये तार आपका जो है PQ हो जाए। फिर से ध्यान दीजिए क्या सेंटेंस कह रहा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। ठीक है, कितनी विद्युत धारा होगी, यहाँ से निर्वात में मतलब जहां पर वायु नहीं हो, निर्वात में चलिए 1 मीटर की दूरी पर स्थित, अर्थात निर्वात में आप क्या करिए 1 मीटर की दूरी पर 2 तार को रखिए। तो हमने 2 तार यहाँ ले लिया है, दोनों तारों को निर्वात में रखा है और दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर ले लिए हैं। दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों, अर्थात ये जो तार लिए गए हैं दोनों ये सीधे हैं, अनंत लंबाई के हैं, अर्थात इनकी लंबाई को कहीं कट नहीं किया गया, ये अनंत लंबाई के हैं और समांतर तार हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें 2 तार होने चाहिए, दोनों तारों के बीच में जो दूरी है वह 1 मीटर की होनी चाहिए।
दोनों तार सीधे होने चाहिए, दोनों तार एक दूसरे के समांतर होने चाहिए और दोनों तारों की लंबाई अनंत होनी चाहिए, अर्थात फिक्स नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रवाहित होने पर अब इन्हीं दोनों तारों को जब ऐसे रखेंगे तो इनमें से हम लोग क्या कराएंगे, धारा का प्रवाह कराएंगे। चलिए, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, अर्थात जब आप अनंत लंबाई का तार लेंगे तो ऐसी स्थिति में वह तार एक एक मीटर की लंबाई पर कह रहा, प्रति मीटर लंबाई, जैसे यहां से लेकर के यहां तक यदि आप मान लेते हैं 1 मीटर और यहां से लेकर के यहां तक भी आप मान लेते हैं 1 मीटर, तो यही कह रहा है प्रति मीटर लंबाई। हाँ, यहां देखिए, प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच, अर्थात 1-1 मीटर ऐसे आप बढ़ते जाइए ऊपर, ऐसे ही 1-1 मीटर आप नीचे बढ़ते जाइए, 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, जब आप चलेंगे तो इनके बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है वह 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का, तो जो ये या जिस धारा के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है उस धारा का जो मान माना जाएगा उसे 1 एम्पियर कह दिया जाएगा। आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। सॉरी, चलिए एक बार और आप ध्यान से समझें। सॉरी, चलिए एक बार और आप ध्यान से समझिए क्या चीज कहा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 तार लेना है। 2 तार लीजिए अनंत लंबाई का, अर्थात उनकी लंबाइयां फिक्स नहीं है। दोनों तारों को एक दूसरे के आप समांतर रखिए। दोनों तारों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर आप रख दीजिए। दोनों तार सीधे होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आप इस तार में से होकर के धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके 1 मीटर ऊपर वाले तार और 1 मीटर नीचे वाले तार, अर्थात इन दोनों तारों के बीच में जो प्रति एकांक लंबाई है, अर्थात 1-1 मीटर लंबाई पर जो तारों के बीच में बल उत्पन्न हो रहा है उसका मान 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन मिल रहा है। तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसे कहा जाएगा 1 एम्पियर होगी। बहुत ध्यान से याद करिएगा, पूछ लिया जाता है एम्पियर को परिभाषित कीजिए या फिर 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। आप यदि नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार और पीछे वीडियो को पीछे करके दोबारा आप समझ लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अगला टॉपिक आपका क्या है, केल्विन। अब आपका ये जो तीनों है इसे आपको संख्यात्मक रूप में बस याद कर लेना, सभी में संख्याएं आई हुई हैं। केल्विन के बारे में बताया, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। आप इसे जनरल तरीके से याद कर लें। प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग 1 कैंडेला कहलाता है, जबकि प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। जल का जो त्रिक बिंदु का उष्मागतिक ताप है उसका कितना भाग कर दें, 1/273.16, यह आपका 1 केल्विन कहलाएगा। और जो ये प्रकाश स्रोत होता है जिससे प्रकाश निकलता है उसके खुले मुख की बात कर रहा, जहां से निकलता है प्रकाश, यदि उसका जो क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसी स्थिति में जो ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होगा उसी को 1 कैंडेला के नाम से जानते हैं। और ये भी कंडीशन कह दिया है कि प्रकाश स्रोत का जो ताप है वह प्लेटिनम के गलनांक के बराबर में होना चाहिए। चलिए इसके बाद में अंतिम आप देखेंगे, इस मूल मात्रक का अंतिम दिया है 7 मोल, 7वां नंबर में मोल दिया है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। अब आप ये सोचिए
कि जो एक मोल है किसी भी पदार्थ की मात्रा होती है। अब वो मात्रा किसके बराबर होगी, तो यहां बताया है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, अर्थात जो पदार्थ लिया गया है उसी के अवयवों की संख्या किसके, कार्बन 12 के, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो वह जो मान होगा वह आपका कहलाएगा 1 मोल। अब आप लोग क्या करिए, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोट्स में एक एक कड़ी को अच्छे प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले हेडिंग पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आपकी जो कड़ी है वह व्युत्पन्न राशियों और व्युत्पन्न मात्रकों पर आधारित है। अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि जो भी मूल मात्रक होते हैं उनकी परिभाषाएं किस प्रकार से दी जाती हैं, और जो परिभाषाएं हैं उसमें जो संख्याएं आई हैं, जैसे सेकंड के लिए, इसी प्रकार से आपने एक्स्ट्रा प्रकाश वर्ष भी देख लिया, मीटर, किलोग्राम हो गया, 1 सेकंड के बारे में, ताप आपका जैसे केल्विन के लिए बताया गया। तो इन सभी परिभाषाओं को आप एकदम अच्छे तरीके से उनकी संख्याओं के साथ में याद कर लीजिए। और उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए पहले, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, चलिए जैसा कि आपको मूल राशियों के बारे में पहले बताया गया कि मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इन राशियों को किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। लेकिन उसी का जो मात्रक होता है उसको जो है मूल मात्रक के रूप में नाम दे दिया जाता है और उसकी परिभाषा आपको बता दी गई। अब इसी की कड़ी में आप देखेंगे व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। जो मूल राशि में था कि किसी भी भौतिक राशि को दूसरी राशि के पदों में नहीं व्यक्त किया जाता, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हीं राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें किसी दूसरे भौतिक राशियों के पदों में, भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका परिभाषा क्लियर हो गया कि वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिन्हें किसी दूसरी भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हीं भौतिक राशियों को व्युत्पन्न राशियों के नाम से जाना जाएगा। और इन सभी राशियों का या इन सभी व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होगा उसे ही व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर भौतिक राशि लिखेंगे और वह भौतिक राशि जो है व्युत्पन्न राशि होगी, और इसी के बाद उसका सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद में आपका यहाँ पर मात्रक लिख लिया जाएगा। तो आप क्या करिए, आप पहले 3 कॉलम बनाएं। चलिए, तो यहाँ पर आप पहले कॉलम बना लें 3। पहले में आप लिख लें भौतिक राशियां या भौतिक राशि। चलिए, भौतिक राशि इसमें लिखी जाएगी। इसके बाद में आप यहां पर लिख लें सूत्र। सूत्र यहां पर लिखेंगे और इसके बाद में यहां पर लिख दिया जाए मात्रक, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक जान लीजिए हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक। चलिए, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब इसे आप कॉलम बना लीजिए। 3 कॉलम आपको बनाना है इस प्रकार से और इसी में लिखते चलना है। चलिए, ये आपका हो गया। अब आप एक एक को देखते चलें। आप पहले नंबर में देख लें। पहले मान लीजिए आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हो। क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए, इसका मात्रक जो हो जाएगा वह मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे दूसरे नंबर पर। चलिए, ये सीधा खींच दिया जाए। चलिए, दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में आपका हो जाएगा ऊंचाई, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वह मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए, 2 हो गया आयतन। इसके बाद में आप जान लीजिए वेग। चलिए, वेग क्या है? वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन और बटे में समय। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे में समय, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जानेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण बराबर या त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। समय अंतराल, और इसका जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद में त्वरण हो गया। आप जान लीजिए बल का। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का मात्रक जो हो जाएगा, आप 2 मात्रक कह सकते हैं। किसी किसी के इसमें भी 2 मात्रक हो जाते हैं, जैसे लिखने का तरीका बदल जाता। इसे आप घन मीटर कह सकते हैं, इसे वर्ग मीटर। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे किलोग्राम। चलिए, संकेत में लिख दिया जा रहा है किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, त्वरण का भी आपको मिला है किलोग्राम मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप कह दीजिए इसका मात्रक जो है वह न्यूटन भी होता है। चलिए बल का आपको हमने बता दिया। अभी ये जितनी भी राशियां आपको बताई जा रही हैं, सभी राशियां जो हैं ये भौतिक राशियां तो हैं, लेकिन इनको हम लोग व्युत्पन्न राशि में लिखेंगे, क्योंकि ये भी आपको यहाँ पर सूत्र के माध्यम से बता दिया जा रहा है। इन राशियों को दूसरी भौतिक राशियों के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है। यही भौतिक राशि है, और इसका जैसे ही सूत्र में परिवर्तन हुआ तो आप भी ये जान लीजिए तुरंत ही ये भौतिक राशि दूसरी राशि के पदों में परिवर्तित हो जा रही है। इसीलिए इन जितनी भी ये भौतिक राशियां आ रही हैं इसमें, इन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियों के नाम से जानेंगे। चलिए और भी आपके लिए कुछ बना दिया जाए इसी में। त्वरण हो गया, बल हो गया, घनत्व। चलिए घनत्व आप जान लीजिए। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में हो जाएगा आयतन। मात्रक इसका हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका मात्रक हो जाएगा। चलिए घनत्व आपका मिला। इसके बाद में 2-3 राशियां और आप जान लीजिए। कार्य, जैसे कार्य होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे में दूरी। अब यहाँ पर आप बल का मात्रक अभी देखे हैं तो दूरी एक बार और आ जाएगी, या फिर आप सिंपल सा क्या करिए, कार्य का मात्रक सीधे जूल भी लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी भौतिक राशि के बारे में यदि सोचा जाए तो मान लीजिए आप शक्ति देखें। शक्ति ये बराबर होता है कार्य बटे में समय। कार्य बटे में समय, इसका मात्रक आप कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं इसका मात्रक शक्ति का वाट हो जाएगा। वाट भी कहलाता है। चलिए 1-2 और आपको बता दें, नीचे थोड़ा सा जगह बाकी है। और इसके बाद में आप यहां पर ले लें दाब बराबर। दाब का क्या सूत्र होता है? दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। बल बटे में क्षेत्रफल, तो यहां मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, रहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए एक आपको और बता दे संवेग के बारे में। चलिए संवेग, संवेग का क्या बनेगा? संवेग का जो है सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग होता है। चलिए संवेग का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे में वेग। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और ये आपका वेग है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर आप लिख दीजिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका जो है इतनी भौतिक राशियों का हमने जो है सूत्र भी लिख दिया, और उसी के साथ साथ हमने मात्रक भी निकाल लिया, और यहाँ पर आपको परिभाषा भी बता दी गई है। तो क्या करिए आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नए लेक्चर में मिलेंगे, नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे। तब तक आप अपना यहाँ पर ये सभी जितनी भी चीज़ें लेक्चर में बताई गई हैं इसे अपने नोट्स के रूप में लिखते चलें, और इसे आप याद भी करते चलेंगे। साथ ही में मिलेंगे हम नए लेक्चर में नेक्स्ट जो है हेडिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।